मेरा नाम रमेश सिंह सोलंकी है। मैं सन 1980 से दीवानी कचहरी में फौजदारी का अधिवक्ता हूँ। सर, ये जो अतुल सुभाष वाला मामला है जी, तो सुना है कि पहले केस आप ही के थ्रू महिला ने दर्ज किया जी, तो क्या मामला था? आज सर्वप्रथम वह महिला अपनी माँ, अपने भाई और एक छोटे बच्चे के साथ मेरे चैम्बर में मेरे घर पर आई थी और उसने कहा कि मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुराल वाले जो है दहेज को लेकर के प्रताड़ित करते हैं और मेरे पति का आचरण ठीक नहीं है, हमको मारता पीटता है। खाना वगैरह भी अगर कहीं बच गया एक आध मीटिंग के लिए तो उसको भी लेकर के कहता है जबरदस्ती जो है खाइए, दूसरे दिन खाना नहीं बनाने देता है। सर, क्या महिला आई तो क्या क्या लगता था आपको कि सही बोल रही है या गलत बोल रही है? उसके कहने से कुछ ऐसी चीजें नहीं लग रही थी कि वो बहुत प्रताड़ित की गई हो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज कराने के पक्ष में लग रही थी। तो हमने जो है उसको सलाह दिया कि ठीक है, हम आपका प्रार्थना पत्र बना देंगे और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। वो 498 और 3/4 DP एक्ट के तहत हो जाएगा। मैंने उसका जो है प्रार्थना पत्र बनाया, कोतवाली ले जाकर के 498 3/4 DP एक्ट 5456 भारतीय दंड विधान में उसका मुकदमा उसके सास ससुर और देवर और पति के खिलाफ दर्ज कराया। उसके पश्चात कुछ दिन बाद वो आई तो उससे हमसे बातचीत हुई कि अब इसके बाद उस खर्चे का अलग मुकदमा दर्ज होगा। तो उसने कहा कि जो है कि ठीक है, खर्चे का दर्ज कराने के लिए मैं आऊंगा। 125 मेंटेनेंस के 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा होता है। फिर उसको किसी ने बताया कि जो मुकदमा वकील साहब दर्ज कराए हैं वो 498 और DP एक्ट का, इसमें 7 साल के अंदर सजा, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, इसलिए तुम कुछ ऐसा मुकदमा बना करके दर्ज कराओ जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके। तो उसको किसी ने बताया था कि अपने बाप को कह दो कि इसी अफसोस में मर गया, 302 का मुकदमा दर्ज कराओ और एक मुकदमा उसको अननेचुरल ऑफेंस का दर्ज कराओ कि वो हमारे साथ जाति करता था, जबरदस्ती जो है गलत काम अननेचुरल ऑफेंस के साथ व्यभिचार करता था। तो ये दर्ज हो जाएगा तो वह जो है गिरफ्तार हो जाएगा। हमने उसको सलाह दिया कि चूंकि वो पहले दर्ज कराती तो ठीक था, अब तो 498 दर्ज करा चुकी हो, यह मुकदमा नहीं दर्ज होगा और गलत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने जवाब दे दिया। तो वह जा करके दरखास्त वगैरह दे के प्रयास की कराने का, लेकिन दर्ज नहीं हो पाया। उसके बाद चूंकि हमारे मैं पहला उसका वकील था इसलिए वो हमारे संपर्क में रहा करती थी। तो बताया उसने कि हमारा 125 का मुकदमा खर्चे का हम दूसरे वकील से दर्ज करा दिए हैं और घरेलू हिंसा का भी मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। बीच बीच में हमसे सलाह लिया करती थी। हमको जहां तक जानकारी है कि बाद में उसका मुकदमा दर्ज जब हुआ 125 मेंटेनेंस का, तो उसका मुकदमा तो चूंकि वो अभी नौकरी करती थी इसलिए उसका मेंटेनेंस खर्च का मुकदमा खारिज हो गया। बेटे के लिए 40,000 रुपया पर मंथ का जो है मेंटेनेंस चला हुआ। वह मेंटेनेंस उसको उसके पति को कुछ ज्यादा लग रहा था और जैसा ये घटना समय प्रकाश में आ रही है तो आपने तो दोनों देखा होगा, तो क्या लगता था कि वो महिला सही थी या गलत? महिला सही गलत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितने आरोप उस लगाई थी तो उसमें कुछ असत्य तो था ही। तो लग रहा है कि उसको फंसाने के लिए तो कुछ न कुछ प्रयास कर ही रही थी। और अब उसमें समय की बात है, जो आरोप लगाया गया है उसके पति की तरफ से कि ज्यादा जज ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमारे जुडिशरी में सबसे ईमानदार और सबसे भली महिला वो है। जिस न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा था, हमारे पूरे जुडिशरी में उतनी ईमानदार उतनी भली महिला कोई जज है ही नहीं। अगर मृतक द्वारा कोई उसके ऊपर आरोप लगाया गया है तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि लड़की के साथ मैं उस अदालत में गया भी हूँ, देखा भी हूँ। बाद में वकील हम नहीं रहे, लेकिन फिर भी साथ जाते थे, आते थे, बातचीत होती थी, उससे दरखास्त दिया क्या हो रहा है, उससे सलाह लिया करती थी। तो और उन दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप जो भी हैं, लेकिन उस जज के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। देखने में जरूर लग रहा है कि 40,000 ज्यादा लगा दिया था, तो उस समय मनोस्थिति क्या रही होगी जज की, लगा दिया होगा, हाई कोर्ट गया होता कम हो जाता। यही है और कोई बहुत। पुलिस 7 घंटे जी न्यायालय में थी, न्यायालय तो मीडिया से कुछ बताया नहीं जी जी, लेकिन क्या किया होगा? मीडिया से नहीं बताई होगी, पुलिस दूर रहना चाह रही होगी। लेकिन जो आरोप हमने अभी देखा अखबारों में और में कि उसमें उस पेशकार के विरुद्ध जो आरोप लगाया है मृतक ने और जज के खिलाफ लगाया है कि जज भी हमको मेंटेनेंस के लिए और सुलह समझौता के लिए चैम्बर में प्रताड़ित करती थी,
उसी के संबंध में आई होगी, जज से पूछताछ की होगी, पेशकार से पूछताछ की होगी और उस कोर्ट के फैसले का जो है पत्रावली ली होगी कि कब से चला है, कितनी बार वो आया है, क्या मेंटेनेंस का खर्च उस लड़के को दिया गया है, कम दिया गया है, ज्यादा दिया गया है, इसी संबंध में पूछताछ की होगी। मीडिया से दूरी बनाए रखी होगी कि मीडिया उसकी बात क्या एविडेंस इकट्ठा किया होगा उसके खिलाफ? एविडेंस नहीं, वही पत्रावलियां जो है आपका पत्रावली कहीं दाखिल दफ्तर रही होगी, उसको लिया होगा, लेखपाल इसका पेशकार का बयान लिया होगा, चपरासी का लिया होगा, एक आध दो वकीलों का बयान लिया होगा, जो उधर के वकील रहे होंगे। यही 7 घंटे थी, देख रहे घूम रही थी, हमसे तो नहीं कोई बातचीत हुई, लेकिन देख रहे तो पेशकार आलमद और उस वकील तक ही सीमित थी। पत्रावली खोज रही थी, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई थी तो उसको मंगाने के लिए जो प्रयास कर रही थी। अब क्या हो सकता है, लड़की पक्ष को गिरफ्तार करेगी बंगलौर पुलिस? अब चूंकि 306 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है तो एक कागजिनेबल ऑफेंस है और गिरफ्तारी हो सकती है, तो साक्ष्य एकत्र करेगी तो एकत्रित में अबेटमेंट के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है। करना तो पड़ बंगलौर, चूंकि ट्रायल वही होगा, जो है घटना स्थल, एफआईआर तो कहीं भी हो सकता है लेकिन घटना स्थल वही है, मृतक वहीं मरा है, थाने में, उसी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो उसको गिरफ्तार करके वहीं ले जाएगी या ये लोग स्वयं जाकर उस अदालत में हाजिर होंगे। सरेंडर करें या तो पुलिस गिरफ्तार करे, तो कोई दूसरी बात नहीं, जाना ही पड़ेगा। अग्रिम जमानत के भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट से जो है प्रयास कर सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सरेंडर हो या गिरफ्तार ही हो। अबेटमेंट इन्होंने किया कि नहीं किया अभी तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके मृतक के मरने में लोगों क्या भूमिका है, क्या डायरेक्ट इनके प्रताड़ना से वो मर गया, कि और कोई बातें थी, तो ये सब तो साक्ष्य का विषय है ना। ये हाई कोर्ट कर्नाटका में जाएगा ये मामला? अब कर्नाटक, बंगलौर तो कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है, तो हाई कोर्ट कर्नाटक में जाएगा, दूसरी जगह जाए तो क्षेत्राधिकार तो वही है। या तो ये लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे या एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, 2 चीज हो सकता है। अगर ये दोनों रेमेडी इनको नहीं मिलेगी अंततः इनको सरेंडर करना होगा, बेल कराना होगा। अब यहाँ से तो आज पता चला कि सब फरार है, पुलिस आई थी तो कोई था नहीं घर पर। हाँ, यही बात है। तो बंगलौर पुलिस बैरंग भी वापस जा सकती है? बैरंग तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ कोई पकड़ थोड़े भाई, कोई है थोड़े, यहाँ सभी लोग हट बढ़ गए। पुलिस आई होगी, जांच पड़ताल भले कर, बैरंग ही जाएगी, और कोई है नहीं यहाँ। जब चूंकि वो अब आजकल इस जमाने में मीडिया अखबार इसे इतने तेज है कि लोगों को मालूम हो गया कि एफआईआर दर्ज हो गया तो घर छोड़ चुके हैं, कोई है नहीं। तो 82-83 की लंबी प्रक्रिया होती है। अब वो कहेंगे, प्रोक्लेमेशन कराएंगे कि वो सब फरार हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे, कि तो अदालत देगी, बंगलौर पुलिस देगी, तब जौनपुर में आकर उसको दाखिल करेंगे। ये लंबी प्रक्रिया है, इतने जल्दी 82-83 नहीं